नमस्कार मित्रों, आइए एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल चैनल पर। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अधिक मात्रा में कमेंट्स भी सभी अभिभावकों के बच्चों के आ रहे हैं, जो हमारे लिए एक प्रेरणाप्रद है। आज हम ज़्यादा बात को विस्तार न करते हुए आज हम संक्षेप में ही आपको बताने जा रहे हैं, बताने की कोशिश करेंगे कि लघुत्तम समापवर्त क्या है। आखिर इनके विषय में आज हम चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अपवर्त क्या है, अपवर्त के विषय में, अपवर्तक के विषय में, और फिर अपवर्त और अपवर्तक से समापवर्तक अर्थात लघुत्तम समापवर्त कैसे बनता है और समापवर्तक क्या होते हैं, तो उनके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो अपने साथ वीडियो में बने रहें। और इस थ्योरी के माध्यम से तो हम बताएंगे ही, और आपको आगे प्रैक्टिकल के तौर पे हमने अभी कुछ फल रखे हुए हैं, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो उन फलों को उपयोग करके हम प्रैक्टिकल का भी सहारा लेंगे, जिससे कि जो ये बच्चों में अधिकतर समस्याएं देखी गई हैं, लासा मासा अर्थात लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, इसके विषय में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों में, बड़ों में भी यहाँ तक रहती है। तो उसको आज हम क्लियर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं, हमारे साथ बने रहिए। देखिए, अब हम आते हैं चार को एक बार लेते हैं। चार के अपवर्तक क्या हैं? चार के अपवर्तक हैं 4, 8, 12, 16, 20 और 24। मतलब कुल मिला के हुआ ये कि ये चार के पहाड़ा हो गया, सीधा सीधा चार का पहाड़ा पड़ा गया। इसका मतलब वो संख्या है जो चार से पूर्णतः विभाज्य हों, वो इसके अपवर्त्य कहलाएंगी। जो 6 से विभाज्य हैं अर्थात 6, 12, 18, 24, 30, 36 आदि, वो 6 के अपवर्त्य हो जाएंगी। और 8 से विभाज्य है, मतलब 3 से भी आप निकाल सकते हैं, 4 से भी निकाल सकते हैं, 5 के भी निकाल सकते हैं, 6 के भी, 7 के, 8 के, 9 के, मतलब कई भी निकाले जा सकते हैं। तो ये इनके क्या है? अपवर्त हैं। आगे भी आप निकालेंगे तो वो अपवर्त। अब आते हैं हम समापवर्त क्या है। समापवर्त क्या है? वो अपवर्त। अब ये सब चार के अपवर्त क्या है? 4, 8, 12, 16। 6 के अपवर्त है 6, 12, 18, 24 और आदि। 8 के अपवर्त हैं 8, 16, 24, इस तरह। तो ये अपवर्त है। तो लघुत्तम, आज का हमारा चैप्टर है लघुत्तम समापवर्त्य, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? वो संख्या, छोटी से छोटी वो संख्या, इनके जो अपवर्त हैं, आज हमने 4, 6 और 8 का छोटा से छोटा अपवर्त निकालना है, सार्वनिष्ठ जो उभयनिष्ठ हो। वो अपवर्त जो तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ हो, यानी तीनों ये जो 4 और 6 और 8 के अपवर्त्यों में वो अपवर्त जो उभयनिष्ठ हो, यानी कॉमन हो, समय हो, वो संख्या आज हम खोजते हैं। वही इनका लघुत्तम समापवर्त होगा। किनका? 4, 6 और 8 का। देखते हैं, 4 वाली लाइन पे चलते हैं तो हमें यहाँ 24 मिलता है। 6 वाली लाइन पे चलते हैं तो हमें यहाँ भी 24 मिलता है, क्योंकि अन्य संख्याएं अलग अलग हैं। और 8 वाली लाइन में हमें यहाँ 24 मिलता है, बकाया संख्याएं अलग हैं। तो इसलिए इस 24 को छोटा से छोटा संख्या ये हुई, और ये 24 हमारा क्या हुआ? ये हमारा 24 क्या हुआ? लघुत्तम समापवर्त अर्थात लाशा बराबर हुआ 24। लघुत्तम समापवर्त हुआ हमारा 24।
तो इस तरह ये एक जो है समापवर्त अर्थात समान अपवर्त, समापवर्त का अर्थ होता है समान अपवर्त। तो सभी में समान अपवर्त क्या है? 24 24 24, अर्थात ये छोटी से छोटी संख्या वो हो गई जो समान अपवर्त रूप में इसमें शामिल है। आगे भी हम कई निकाल सकते हैं, जैसे कि आगे चलिए जल्दी से हम निकालते हैं 3। चलिए थोड़ी देर के लिए 3 निकालते हैं। 3 के अपवर्त हैं। 3 के अपवर्त जैसा आपको मालूम है, 3 के क्या है? 3 हुआ, 6 हुआ, 9, 12 आदि। अब हम 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्त यानी कि छोटा से छोटा, देखिए 3 और 4 में कौन सी संख्या, कौन सा अपवर्त कॉमन है? 3 4 8 6 12 9 और 16 12, मतलब 16 के आगे इधर तो इधर 15 आएगा, यहाँ 15 भी आ सकता है, ये 15। तो इसका मतलब हुआ कि ये 12 और ये 12 ये क्या है? कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है। इसलिए 3 और 4 का लासा कितना आएगा? लघुत्तम सबसे छोटा अपवर्त क्या आएगा? सबसे छोटी उसमें 12, अर्थात 3 संख्या 3 और 4 का लासा बराबर हुआ 12। इस तरह से हमने आज लघुत्तम समापवर्त के विषय में सीखा, और इसको हम चलिए प्रैक्टिकल के रूप में देखते हैं। समापवर्त क्या है और समापवर्तक क्या है, अर्थात अपवर्तक क्या है। अभी हमने अपवर्तक के विषय में देखा, अब अपवर्तक क्या है इसके विषय भी हम देखेंगे, और आइए प्रैक्टिकल के द्वारा भी आपको हम दिखाते हैं क्या हुआ। आइए हम प्रैक्टिकल के रूप में भी आ चुके हैं। तो हम ये देखते हैं कि देखिए 4 है, 4 के जो अपवर्त है, 4 का अपवर्त है 12, अर्थात हम 4 4 की संख्या में इनको रखते हैं तो उसका अपवर्त तीसरे स्थान पे आएगा। 4 का अपवर्त क्या है? 12, और 4 का अपवर्त 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, ये अपवर्त ही है। 3 के अपवर्त हैं 3 6 9 12 15 और 18 है। 6 के अपवर्त हैं 6 12 18 24 आदि, आगे भी संख्याएं हैं। मगर जो हमने लिया है लघुत्तम समापवर्त अर्थात 12, तो जो लघुत्तम समापवर्त है तो जो संख्याएं दी हुई है, यानी कि पहले 4 दी हुई है, 4 है, इसके बाद 3 है, फिर 6 है, तो यदि 4 4 के ग्रुप बनाए जाए, यदि उनको 4 4 के समूह में रखा जाए, 4 4 के समूह में, तो 3 अपने उसको जो उसका अपवर्त जो लासा आया है वो अपने 3 स्टेप पे उसको पा जाएगा। देखिए 3 कदम पे, 4 का एक कदम, 4 का दूसरा कदम और 4 का ये तीसरा कदम, अर्थात 1 2 3 1 2 3 4 4 8 4 3 12, ये लासा में आ गया। चलिए अब 3 वाला लेते हैं, 3 3 और ये 3, एक ये नया 3 3 के समूह में लेते हैं, तो उस लासा को ये अपने लघुत्तम समापवर्त को कहाँ ये पा जाएगा? किस स्टेप पे? 1 2 3 चौथे स्टेप पे, अर्थात 1 2 3 ये चौथा स्टेप है। इसी तरह हम 6 वाला लेते हैं, चलिए 6 वाला जोड़ देते हैं और ये 6 6 हो गए। तो ये अपने जो 3 4 और 6 का जो लासा है 12 आया है, तो 6 अपने मतलब दूसरे पायदान पे अब उस लासा को पा जाएगा, अच्छा दूसरे कदम पे पा जाएगा। 6 6 दूनी 12। तो इस तरह पूर्णतः विभाज्य, तो जो उनका लघुत्तम समापवर्तक होता है, समापवर्त होता है, जो संख्याएं दी होती है उनका लघुत्तम समापवर्त जो होता है वो
लघुत्तम समापवर्त वो संख्या होती है जो उससे दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसमें कुछ शेष नहीं बचता। वही हमारे दिखाने का अर्थ था। 4 4 के समूह में रखा, विभाजित हो गई और कुछ शेष नहीं बचा। 3 वाले में रखा, हमने 1 2 3 4 स्टेप पे पा गई और कुछ शेष नहीं बचा। 6 में रखा, 2 स्टेप में पा गई और कुछ शेष नहीं बचा। अतः हम कह सकते हैं कि लघुत्तम समापवर्त दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। तो इसी क्रम के साथ आगे भी हाँ नमस्कार। हाँ, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे लघुत्तम समापवर्त अर्थात अपवर्त्य पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तक। अर्थात अपवर्तक क्या है, कभी कभी धोखा पड़ जाता है। अपवर्तक क्या है? अपवर्तक को ही हम गुणनखंड कहते हैं। मतलब किसी संख्या का गुणनखंड, उनको गुणनखंड के रूप में होते हैं, उनके खंड किए जाते हैं, संख्या के खंड बाई खंड, और उनका गुणनफल एक ही होता है। तो उन गुणनफलों का यदि गुणनफल किया जाए तो उनका सबको भाग चला जाता है, पूर्ण संख्या पूर्णतः कट जाती है। इसी को हम इंग्लिश में फैक्टर भी कहते हैं। जैसे सपोज दैट आज हम फिर से देख वही प्रैक्टिकल से ही समझाते हैं। ये 12 फल है, ये 12 फल है और ये 12 एक संख्या है। 12 एक संख्या है या फल मान लो ये संख्या है। अब इसको हम कैसे बांटें? तो चलिए हम इसको एक के रूप में बांट सकते हैं। एक 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 एक, अर्थात इसको 12 रूप से हम ऐसे बांट सकते हैं। तो ये हमारे जो है पहली विधि हो गई। अर्थात हमारा पहला फैक्टर क्या हो गया इसका? एक। हम एक एक रूप में इसको बांट सकते हैं और ये हमारे हो गई पहली विधि। फिर इसके बाद हम इसको बांट सकते हैं 2-2 के रूप में। 12 को 2-2 के रूप में बांट सकते हैं, इसलिए हमारी ये हो गई दूसरी विधि। तो ये हमारी दूसरी विधि हो गई। 12 पूर्णतः कुछ विभाजित नहीं रहता और पूर्णतः 12 बढ़ जाता है 12 संख्या। तो हम एक एक के रूप में बांट सकते हैं। दूसरी विधि हमारी थी 2-2 के रूप में, हमने 2-2 के रूप में 12 को बांटा। तीसरी विधि क्या है? हम 3-3 के रूप में भी 12 को बांट सकते हैं। तो 2-2 के रूप में बांटा। अब तीसरी विधि 3-3 के रूप में हम 12 को बांट सकते हैं। ये 3-3 के रूप में 12 को बांटा, 3-3 के समूह में बांटा, अर्थात ये 12 हमारा 3 से भी विभाजित हो जाता है, शेष कुछ बचता नहीं। 12 हमारा और किससे विभाजित हो जाता है? 4-4 में देखते हैं। आइए 4-4 में देखते हैं और 4-4 में देखते हैं तो देखते हैं कि ये पूर्णतः 4-4 के समूह में भी 12 हमारा विभाजित हो जाता है और शेष कुछ बचता नहीं है। 4 4 8 4 3 12, अर्थात 4-4 के रूप में भी हमारा 12 विभाजित हो जाता है। 5-5 के रूप में देखते हैं। देखिए एक बार फिर से 5-5 के रूप में देखते हैं। 5 का 5 5 दूनी 10 और 5वां ये तीसरा हिस्सा 2 शेष बच जाते हैं। अर्थात इसमें अभी 3 फलों की कमी है, तो ज्यादा हो जाएगा, 12 से ज्यादा हो जाएगा। यदि 12 लेते हैं तो 2 बनते हैं हमारे 5-5 के, और 2 शेष 5-5 के समूह 2 बचते हैं और 2 शेष बचते हैं। अर्थात ये हमारा शेष बच रहा है, इसलिए हमारा 12 पूर्णतः विभाजित नहीं होता। इसलिए हम 6 करते हैं, 6 यहाँ और 6 यहाँ, इसलिए हमारा ये 5वीं विधि हो गई। 6 से भी इसका एक फैक्टर, एक अपवर्तक या एक गुणनखंड 6 भी है। और दूसरा और अंत में 7 का देखते हैं। 6 1 7 का किया तो 5 शेष बचते हैं। 8 का किया तो 4 शेष बचते हैं। 9 का किया तो 3 शेष बचते हैं। 10 का किया तो 2 शेष बचते हैं। और 11 का समूह बनाया तो 1 शेष बचता है। अर्थात 12 के ही हमें समूह बनाना पड़ेगा। तो 12 का समूह हमने बना लिया, 12 × 12। तो हम ये देखते हैं कि अपवर्तक या गुणनखंड वो संख्या है कि वो संख्याएं हैं जिनसे हम दी हुई संख्या को, यदि 12 है तो दी हुई संख्या में पूर्णतः वो विभाजित हो जाए, दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो उसकी गुणनखंड
कहलाते हैं। तो 12 के कितने गुणनखंड हुए? पहला तो 12 गुणनखंड कितने हुए? हमारे 12 फल हैं, तो इनके गुणनखंड कितने हुए? 12 के अपवर्तक, 12 के अपवर्तक, अपवर्तक बराबर कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अर्थात ये इनके इस तरह हम इनके अपवर्तकों का अपवर्तकों को मालूम कर सकते हैं। तो आइए अब हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको समझ में आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, शुभ दिन।